हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जीन जैक्स रूसो के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने रूसो की विचारधारा की विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई आलोचना के बारे में बात की थी और हमने ये देखा था कि विभिन्न विद्वानों ने ये माना कि रूसो की विचारधारा बहुत ही अस्पष्ट है, अतर्कपूर्ण है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी माना कि उनके द्वारा मानव स्वभाव की जो व्याख्या की गई थी वो ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने सामान्य इच्छा के बारे में भी ये बताया कि उनका सामान्य इच्छा जो सिद्धांत है वो भी बहुत अस्पष्ट है और सामान्य इच्छा का निर्धारण जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में जो है फ़र्क करना बहुत मुश्किल है और इस प्रकार से सामान्य इच्छा का निर्धारण भी बहुत ही मुश्किल है। इसके साथ साथ आलोचकों ने यह भी कहा कि उनका सामाजिक समझौता सिद्धांत था जो वो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाला था। तो इन विभिन्न आलोचनाओं के बारे में हमने बात करी, लेकिन इन आलोचनाओं के होने के बावजूद भी रूसो की विचारधारा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम देखेंगे कि रूसो की विचारधारा का प्रभाव और महत्व क्या रहा है। रूसो का महत्व और प्रभाव ये देखा जा सकता है कि समकालीन राजनीतिक विचारकों या उनके समकक्ष राजनीतिक विचारकों ने उनकी विचारधारा को स्पष्ट माना। इसके साथ साथ उनकी विचारधाराओं को जो है उनकी आलोचना करी, फिर भी उनके महत्व को जो है नकारा नहीं जा सकता। इस संदर्भ में प्रोफेसर कोल का कहना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीतिक दर्शन पर एक महानतम ग्रंथ है और वह सत्य से भरी हुई स्थायी मूल्य की एक कृति है। इसी प्रकार डनिंग ने कहने का प्रयास किया कि राजनीतिक दर्शन पर उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अर्थात प्रोफेसर कॉल और डनिंग ने रूसो के महत्ता को स्वीकारा, उनकी विचारधारा के प्रभाव को, उनकी विचारधारा के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि उनका जो दर्शन था, उनके जो विचार थे वो राजनीति विज्ञान को महत्वपूर्ण देन है और जो है उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ बर्गसन का कहना है कि देकार्ते के बाद मानव मन पर सबसे अधिक प्रभाव रूसो का है। उसने अपनी मौलिक प्रतिभा की छाप राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म सभी पर छोड़ी है। अर्थात बर्गसन ने कहने का प्रयास किया है कि रूसो का प्रभाव जो है चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखा जा सकता है, साहित्यिक क्षेत्र में भी देखा जा सकता है, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। तो रूसो के जो विचारधारा थी उसमें सबसे प्रभावशाली जो चीज़ थी वो थी सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अर्थात उनका जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत था वो सामान्य चेतना का सिद्धांत माना जाता है और ये कहा जा सकता है कि चाहे आलोचकों के द्वारा कितनी भी आलोचना की गई हो और ये बताया गया हो कि सामान्य इच्छा का निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल है, सामान्य इच्छा और यथार्थ इच्छा या आदर्श इच्छा में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है और इसके आधार पर सामान्य इच्छा का निर्धारण करना चाहे कितना भी मुश्किल हो, परंतु सही बात तो यही है कि रूसो ने सामान्य इच्छा की धारणा के माध्यम से शाश्वत मूल्यों की स्थापना की थी और सामान्य इच्छा के सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने जो है सभी व्यक्तियों के हित की बात कही थी। सभी व्यक्तियों के जो है उन्होंने हित के साथ साथ सभी व्यक्तियों के कल्याण की बात उन्होंने सामान्य इच्छा के माध्यम से कही थी। फिर है लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा। अर्थात रूसो की विचारधारा की महत्ता का प्रतिपादन इस आधार पर भी किया जा सकता है कि उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक जो शासन व्यवस्थाएं थी उनको जो है उनका संदेशवाहक माना जाता है और ये कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की नींव रखी या उन्होंने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समर्थन में अपना संदेश दिया और उसी के परिणाम स्वरूप आज प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाएं जो है अस्तित्व में है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि संप्रभुता के प्रतिष्ठान जनता में करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित उन्होंने रखा। अर्थात उन्होंने संप्रभुता जनता में निहित होने की बात कही। हालांकि ये भी देखा गया है कि रूसो से पूर्व भी हॉब्स और बोना ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन उनके द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए संप्रभुता को राज्य में निहित होने की बात कही थी और इस प्रकार से उन्होंने संप्रभुता को राज्य में निहित करके राज्य को एक सर्वोच्च संस्था बना दिया था और जनता जो है उसके अधीन थी। इसके विपरीत रूसो ने जो है संप्रभुता को जो है जनता में निहित होना बताया और ये माना कि सरकारें जो है
वो जनता के अनुसार कार्य करे, जनता के हित के लिए कार्य करे। यदि जनता चाहे तो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संप्रभुता प्रदान कर सकती है, अन्यथा वो उससे, यदि संप्रभुता का व्यक्ति या व्यक्ति समूह निरंकुश रूप से प्रयोग करता है तो जनता उन व्यक्तियों से संप्रभुता छीन भी सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये माना कि जनता जो है वो संप्रभुता को धारण करने वाली होती है और जनता की सरकारें जो है वो जनता की सेवक मात्र होती है। इसके साथ साथ राजनीतिक दूरदर्शिता और चातुर्य प्रदर्शित करने वाला रूसो को माना गया है, क्योंकि उन्होंने उसी समय में लोक निर्णय की बात कही थी, प्रजातांत्रिक संस्थाओं की बात कही थी, आरंभक की बात कही थी। तो इस प्रकार से उन्होंने जनता को राजनीतिक रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उस समय भी जो है काफ़ी ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जनता को प्रोत्साहित किया था या जनता के अधिकारों की बात कही थी। और ये कहा था कि जनता जो है वो स्वयं राजनीतिक निर्णयों में शामिल हो सकती है, स्वयं कानून निर्माण में, विधि निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करे और प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हो, और जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है प्रजातांत्रिक संस्थाओं का, प्रजातांत्रिक जो कार्य है उनका समर्थन किया और इसलिए उनको राजनीतिक दूरदर्शिता और चातुर्य का जो है महत्वपूर्ण कार्य किया था उन्होंने। फिर है व्यक्ति और राज्य में स्वस्थ संबंधों का प्रतिपादन, अर्थात रूसो जो थे उन्होंने व्यक्ति और राज्य में स्वस्थ संबंधों का प्रतिपादन किया और ये माना कि राज्य जो है एक सार्वभौमिक एकता से युक्त प्राणी है, अर्थात राज्य में सभी व्यक्ति निवास करते हैं और उन सभी व्यक्तियों से मिलकर राज्य एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में सामने आती है और इसी प्रकार से राज्य का स्वयं का उद्देश्य है, स्वयं का जीवन है और स्वयं का महत्व है और उसमें राज्य जो है उसमें स्वयं में रहने वाले या निवास करने वाले व्यक्तियों से ही श्रेष्ठ तर संस्था बनती है और राज्य का उद्देश्य जो है सभी व्यक्तियों का हित साधन करना होता है, सभी व्यक्तियों का कल्याण होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने व्यक्ति और राज्य में पारस्परिक नैतिक संबंधों की स्थापना करी कि व्यक्ति जो है वो राज्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा, अपने कर्तव्य का निर्धारण करेगा और राज्य जो है उसका उद्देश्य है अपने अंगों का विकास करना होगा, अपने अंगों का कल्याण करना होगा। इस संदर्भ में अरस्तु का कहना है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है तथा उसके नैतिक रूप का विकास केवल समाज में ही हो सकता है। अर्थात रूसो का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है राजनीतिक प्राणी है और वो समाज में रहकर ही अपने समस्त नैतिक और आर्थिक और सामाजिक समस्त विकास जो है वो समाज में रहकर ही कर सकता है। अगला जो बिंदु है वो राष्ट्रीयता की भावना का प्रतिपादन, अर्थात रूसो ने राष्ट्रीयता की भावना का प्रतिपादन किया। हालांकि रूसो जो थे वो राष्ट्र राज्य के निर्माण के समर्थक नहीं थे या उन्होंने राष्ट्र राज्य का समर्थन नहीं किया, फिर भी उनकी विचारधारा में जो है राष्ट्रीयता के तत्व दिखाई पड़ते हैं। उनके राष्ट्रीय एकता के तत्व, उनके राष्ट्र की समस्त राष्ट्र का एक जो उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्र का विकास, उन चीज़ों से ये सामने आता है कि वो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीयता की भावना का समर्थन करने वाले विचारक थे। इस संदर्भ में सेबाइन का कहना है कि स्वयं एक राष्ट्रवादी न होते हुए भी रूसो ने नागरिकता के प्राचीन आदर्शों को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करने में सहायता दी जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना उसे अपना सकी। अर्थात सेबाइन ने कहने का प्रयास किया कि वो राष्ट्रवादी नेता नहीं थे या राष्ट्रवादी विचारक नहीं थे, फिर भी उन्होंने नागरिकों को जो है के प्रति ऐसे आदर्शों का प्रतिपादन किया, अर्थात नागरिकों के कर्तव्यों की बात कही उन्होंने कि प्रत्येक नागरिक जो है वो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा और अपने समस्त अधिकार जो है वो राष्ट्र के समक्ष समर्पित कर देगा। इस धारणा से ये प्रतिपादित होता है कि वो व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रीय एकता की भावना जो है उसको जगाना चाहते थे और उसको बनाए रखना चाहते थे। इस संदर्भ में डनिंग ने कहना है कि राष्ट्र राज्य के सिद्धांत का पोषक माना जाता है, अर्थात उसे राष्ट्र राज्य का सिद्धांत का पोषक भी माना गया डनिंग के अनुसार। फिर है आधुनिक संविधानवाद का संकेत, अर्थात रूसो की विचारधारा को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि उनकी विचारधारा में आधुनिक संविधानवाद के संकेत भी दिखाई देते हैं।
जैसे कि उन्होंने संप्रभु जनता द्वारा निर्मित कानूनों और सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालिका आदेशों में भेद किया। अर्थात ये वैसा ही है जैसा कि आज के समय में संविधान द्वारा निर्धारित कानूनों या संविधान द्वारा निर्धारित विधि और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों में जो अंतर दिखाई पड़ता है, ये वैसा ही प्रतीत होता है। इसके साथ साथ रूसो की विचारधारा में वर्तमान काल की सभी प्रमुख विचारधाराओं समाजवाद, अधिनायकवाद और लोकतंत्र के बीच मिलते हैं। अर्थात उनकी विचारधारा में समाजवाद के तत्व भी मिलते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध किया और सभी व्यक्तियों की सामान्य इच्छा की पूर्ति की बात कही, सभी व्यक्तियों के हित की बात उन्होंने कही। अधिनायकवाद के तत्व इसलिए मिलते हैं क्योंकि उन्होंने सामान्य इच्छा को सर्वोपरि माना और सामान्य इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए उसे उन्होंने जो है ये माना कि सामान्य इच्छा जो है वो अभेद है, वो अदेय है, उसको नकारा नहीं जा सकता और ना ही उसको जो है उसका उल्लंघन किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि सामान्य इच्छा जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है। लोकतंत्र के बीच भी उनकी विचारधारा में दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं का समर्थन किया। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने ये कहा कि जनता को जो है विधि निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया जाना चाहिए या राजनीतिक निर्णयों में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। अर्नेस्ट रीज ने उसे मध्य युग के परंपरागत सिद्धांत के साथ राज्य के आधुनिक दर्शन को संबद्ध करने वाला बताया। इसी प्रकार वेपर ने अपने सबल एवं मौलिक प्रतिभा की छाप उसने राजनीति, शिक्षा, धर्म और साहित्य पर छोड़ी और लैंसन ने इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसे आधुनिक युग को लाने वाला समस्त मार्गों के द्वार पर खड़ा हुआ पाते हैं। अर्थात लैंसन ने कहने का प्रयास किया कि वो जो है आधुनिक युग का विचारक था और उसने आधुनिक युग में जो भी विचारधाराएं सामने आई उसका वो संदेशवाहक था और उसका उन्होंने समर्थन किया था। निष्कर्ष तौर पे कहा जा सकता है कि इन सब के अतिरिक्त रूसो एक क्रांतिकारी विचारक था और भविष्य की राजनीति तथा जनजीवन पर रूसो का विलक्षण प्रभाव पड़ा। उसने स्पष्टतापूर्वक और ओजस्वी शब्दावली में तत्कालीन दूषित शासन पद्धति और सामाजिक व्यवस्था पर प्रबल आक्षेप किए तथा शोषण और आर्थिक विषमता के भीषण दुष्परिणामों को चित्रण किया। अर्थात रूसो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने तत्कालीन समय में जो ये कहा जा सकता है कि जो भी व्यवस्था फैली हुई थी या शोषण या आर्थिक विषमता फैली हुई थी, उन्होंने कठोर शब्दों में और ओजस्वी शब्दावली में उस दूषित शासन का और सामाजिक व्यवस्था का प्रबल विरोध किया और उसको दूर करने का उन्होंने बात कही। इसके साथ साथ फ्रांस की राज्य क्रांति के मूल मंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु रूसो को ही माना जाता है। मैक्सन वर्ण का कहना है कि रूसो की रचनाओं ने वर्तमान स्थितियों के प्रति घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया और यह भावना पैदा कर दी कि वर्तमान बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए जाने चाहिए। अर्थात मैक्सन वर्ण का कहना है कि रूसो जो थे ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने जो वर्तमान शोषण की स्थिति फैली हुई थी, वर्तमान असमानता की स्थिति फैली हुई थी, उसके प्रति असंतोष उत्पन्न कर दिया और इस बात की जो है उन्होंने शुरुआत करी कि चीज़ों को बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो जीन जैक रूसो का जो लेसन था वो समाप्त हुआ। एक बार मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।